हमारी बॉडी के न्यूट्रिशन के लिए जो भी फूड हम कंज्यूम करते हैं उसमें बेसिक 3 कंपोनेंट होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। फैट्स हमारी बॉडी में एज ए स्टोर्ड एनर्जी का काम करते हैं, हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, और जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हम उसको एज ए एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। और साथ में हमारे कई हार्मोन्स की प्रोडक्शन में और ट्रांसपोर्टेशन में भी फैट्स का यूज़ होता है। उसके बाद आते कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन और साथ में उसके ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होता है। उसके बाद आता है प्रोटीन। प्रोटीन हमारी बॉडी का मेन बिल्डिंग ब्लॉक है। हमारे सारे बॉडी के जितने भी टिश्यूज हैं और सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उन सब के मेंटेनेंस, वर्किंग, रिपेयर, इन सब में प्रोटीन का यूज होता है। और हमारे कई ऑर्गन्स जो हैं, जो हमारे कई हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, उनमें भी प्रोटीन यूज होता है। अब प्रोटीन जो भी मार्केट में अवेलेबल एज ए सप्लीमेंट फॉर्म में होता है, बेसिक 3 तरह के उसमें फॉर्म में आता है। प्रोटीन कंसंट्रेट, आइसोलेट और हाइड्रोलिसेट। कंसंट्रेट जिसे नॉर्मली लोग इम्प्योर प्रोटीन समझते हैं, तो ऐसा नहीं होता। कंसंट्रेट का मेन बेसिक मतलब ये है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट भी साथ में होता है। जैसे कि वे प्रोटीन है, अगर वे प्रोटीन कंसंट्रेट है तो इसका मतलब कि ये नहीं है कि वो बेकार प्रोटीन है या उसकी क्वालिटी खराब है। इसका मतलब ये है कि उसमें साथ में फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। जो प्रोटीन आइसोलेट होता है उसमें ये होता है कि प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट और फैट इन सब से अलग आइसोलेट कर दिया जाता है। तो उसमें आपका फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम क्वांटिटी में रह जाता है और ज्यादातर प्रोटीन होता है, तो इसीलिए उसको प्रोटीन आइसोलेट करते हैं। अब कई ये सोचते हैं कि प्रोटीन आइसोलेट जो है वो ज्यादा डाइजेस्टेबल होता है या वो जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है बॉडी, और कंसंट्रेट जल्दी एब्जॉर्ब नहीं करती। तो ऐसा नहीं होता, दोनों को सेम ही डाइजेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इसके बाद बात आती है प्रोटीन हाइड्रोलिसेट की। तो हाइड्रोलिसेट को समझने के लिए पहले बेसिक जो डाइजेशन प्रोसेस है उसको समझना पड़ेगा। जब भी हम प्रोटीन खाते हैं तो हमारे पहले स्टमक में जाता है। स्टमक में हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और साथ में पेप्सिन, ये एक एंजाइम होता है जो हमारे स्टमक ही सिक्रेट करता है। पहले ये दोनों उसको डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट मींस उसको स्मॉलर पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद फिर आगे जब ये ट्रैवल करके हमारे इंटेस्टाइन में जाता है तो हमारे पेनक्रियास और हार्मोन और एंजाइम्स रिलीज करते हैं, जैसे ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। ये प्रोटीलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो उसको और फर्दर और स्मॉलर पेप्टाइड्स, यूं कहें कि एमिनो एसिड्स में उसको आगे कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद फिर हमारी जो हेपेटिक वेन होती है वो सारा जो जूसीज होता है, जो अमीनो एसिड्स होता है, वो हमारी स्मॉलर इंटेस्टाइन से लीवर में ट्रांसपोर्ट करते हैं। फिर लीवर आगे उसको हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट और ट्रांसपोर्ट, और आगे जो भी एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं उनको जो भी कन्वर्जन होती है जो है वो सारी आगे लीवर करता है। अब जो हाइड्रोलिसेट प्रोटीन होता है वो उस हाइड्रोलिसेट प्रोटीन में जो है 2 तरह से तैयार किया जा सकता है हाइड्रोलिसेट प्रोटीन। एक तो होता है कि आप कोई भी फूड है उसको फर्मेंट करके जो है उसके जो प्रोटीन होता है उसको स्मॉलर पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करते हैं। उसमें जैसे कि सोयाबीन है, सोयाबीन को पहले थोड़ा अगर 24 पहले उसकी प्रोसेस है कि 24 घंटे तक उसको पहले भिगो के रखना है। 24 घंटे भिगो के रखने में इसमें हर 5-6 घंटे बाद उसका पानी बदलते रहो। उसके बाद उसको कम से कम 1-2 घंटे तक, 3 घंटे तक उसको पकाना है अच्छे से। उसको पकाने के बाद उस सोयाबीन को अच्छे से सुखा के उसके बाद उसमें जो आपके जो है कल्चर उसमें मिक्स करना होता है जिससे वो फर्मेंट हो जाते हैं। वो आपके मार्केट से मिल जाता है। नहीं तो आप जो है जो आपका वे है, अगर जैसे दही है जो है उसमें उसका दही का जो वे थोड़ा अलग करके उसको उसमें मिक्स कर दो, ठीक है।
उसके बाद उसको फर्मेंट करने के लिए कुछ अलग किसी जार में बंद करके रख दो, जिससे वो थोड़े टाइम तक फर्मेंट होता है। फर्मेंट की प्रोसेस है, उसमें उसका जो प्रोटीन है वो स्मॉलर पेप्टाइड्स में ब्रेक हो जाता है। एक तो ये प्रोसेस होती है। दूसरी प्रोसेस जो है, जो ज्यादातर जो कमर्शियली जितने भी सप्लीमेंट्स मिलते हैं प्रोटीन हाइड्रोलिसेट के, वो इसी तरह बनते हैं। उसमें जो प्रोटीन है उसको आपका हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है और उस साथ में जो प्रोटीलिटिक एंजाइम्स हैं उनको उसमें मिक्स करके कुछ घंटे तक उसको हीट करते हैं उसमें, जिसकी वजह से जो आपका प्रोटीन है वो स्मॉलर पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। यूं कह सकते हो कि वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी को प्रोटीन हाइड्रोलिसेट कहते हैं। अब अगर आइसोलेट और हाइड्रोलिसेट को कंपेयर करें या कंसंट्रेट और हाइड्रोलिसेट को कंपेयर करें, तो हाइड्रोलिसेट, क्योंकि वो सारी जो डाइजेशन प्रोसेस है जिससे आपका अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है, वो प्रोसेस पहले ही पूरी हो चुकी है उसमें, तो वो सीधे ही बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे इतनी सारी प्रोसेस से उसको गुजरना नहीं पड़ता। तो ये कह सकते हैं कि हाइड्रोलिसेट आइसोलेट और कंसंट्रेट से थोड़ा सा बेटर होता है। इसके बाद अगर अमीनो एसिड्स की अगर बात करें, तो अमीनो एसिड्स जो हैं वो हमारी बॉडी के जितने भी प्रोसेसेस हैं, और उसको अमीनो एसिड जो है बॉडी का मेन बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर वाटर जो है वो सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में, अगर कोई सेकंड कोई चीज है जो हमारी जिससे हमारी बॉडी बनी है, जो सबसे ज्यादा है वो है अमीनो एसिड्स। हमारी जितनी भी बॉडी की प्रोसेसेस हैं सारी अमीनो एसिड से होती हैं। जितने की आपके जो एंजाइम्स हैं वो सारे अमीनो एसिड से ही बनते हैं। अमीनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन कई तरह से होती है। उसमें एक होता है आपके अमीनो एसिड्स होते हैं जो हाइड्रोफिलिक होते हैं, और कुछ होते हैं हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफिलिक होते हैं वो होते हैं जो पानी में मिल जाते हैं, जो डिजोल्व हो जाते हैं पानी में। हाइड्रोफोबिक होते हैं जो पानी में डिजोल्व नहीं होते। आपने देखा होगा जब भी आप प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हो तो वो अगर थोड़ा सा गर्म है, दूध है, कुछ भी है, तो उसमें वो थोड़ा ऊपर आ जाते हैं और उसकी थोड़ी गोलियां सी बन जाती हैं। वो अमीनो एसिड होते हैं जो पानी में नहीं मिलते, जो हाइड्रोफोबिक होते हैं। और कुछ अमीनो एसिड होते हैं जो हाइड्रोफिलिक होते हैं, जो मिल जाते हैं उसमें। तो जब भी प्रोटीन की क्वालिटी की बात करते हैं तो अक्सर देखा होगा बोलते हैं भाई जो मिले ना आसानी से वो अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन है। बात अच्छी क्वालिटी का नहीं है, बात यह है कि ज्यादातर जितने भी अमीनो एसिड जो हाइड्रोफोबिक है वो आपके एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती, हमें वो बाहर से लेने ही पड़ेंगे। हमारी बॉडी खुद उसे सिंथेसाइज नहीं कर सकती। तो ये जितने भी होते हैं ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। 9 होते हैं टोटल एसेंशियल अमीनो एसिड, उसमें से 7 जो अमीनो एसिड होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, वो मिलते नहीं है। तो इसलिए, और बाकी जो 2 होते हैं वो आपका लाइसिन और हिस्टिडीन होते हैं, ये हाइड्रोफोबिक नहीं होते। इन बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उनको हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक बनाते हैं। तो उन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके इनका एक वैल्यू डिसाइड की जाती है कि वो कितना, कोई भी अमीनो एसिड कितना हाइड्रोफोबिक है और कितना हाइड्रोफिलिक है। जब 1 से अबव रेशियो में जो भी होता है पॉजिटिव में, वो सारा हाइड्रोफोबिक हो जाते हैं, और जो माइनस में जा रहे हैं जितनी भी वैल्यू, वो सारे हाइड्रोफिलिक हो जाते हैं। तो जितने भी आपके खास तौर पे ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स होते हैं, आपका आइसोलेशन, ल्यूसिन और वैलिन, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। सबकी वैल्यू 3 से 4 के बीच में होती है। बाकी इसके अलावा कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो 1 या -5 के बीच में होते हैं, जो कि आपके स्लाइटली हाइड्रोफोबिक होते हैं और हाइड्रोफिलिक होते हैं। तो ज्यादातर एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, और कुछ नॉन एसेंशियल या सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स हाइड्रोफिलिक होते हैं। दूसरी इनकी क्लासिफिकेशन होती है आपकी अमीनो एसिड्स की, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स और सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी बिल्कुल भी खुद भी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, वो आपको बाहर से लेने ही पड़ेंगे। इनमें होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स, और इसके साथ ही कुछ बाकी जो होते हैं वो नॉन एसेंशियल होते हैं, जो कि बॉडी खुद सिंथेसाइज कर सकती है।
लेकिन उनमें कुछ अमीनो एसिड्स जो हैं उनको सेमी एसेंशियल कैटेगरी में डालते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं जो बॉडी बहुत कम क्वांटिटी में सिंथेसाइज करती है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें इनकी ज़्यादा डिमांड होती है बॉडी को, तो इसलिए इनको भी बाहर से एक्स्ट्रा लेना ही पड़ता है। इसमें कुछ होते हैं जैसे आर्जिनिन है, ग्लूटामिन है, आपका टायरोसिन है, ठीक है। ये सारे होते तो नॉन एसेंशियल है, बॉडी इनको सिंथेसाइज कर सकती है, लेकिन कुछ कंडीशंस में जैसे स्ट्रेस में, आपकी बॉडी अगर ज़्यादा स्ट्रेस में है तो आपको ग्लूटामिन, आर्जिनिन ये ज़्यादा चाहिए होते हैं। आपके अगर आप वर्कआउट करते हो ज़्यादा हैवी, ठीक है, तो आपकी जो नर्व्स हैं उनकी मेंटेनेंस में आपको ज़्यादा आर्जिनिन चाहिए। तो इसी तरह कुछ जो अमीनो एसिड जो बॉडी को ज़्यादा चाहिए होते हैं वो इतने अमाउंट में सिंथेसाइज नहीं करती बॉडी, उनको सेमी एसेंशियल कैटेगरी में डाला जाता है। उसके बाद फिर कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि बॉडी खुद काफी अच्छे अमाउंट में सिंथेसाइज कर लेती है, तो इनको बिल्कुल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की कैटेगरी में डाला जाता है। इसके बाद आपके होते हैं अमीनो एसिड्स जो बॉडी जो कि आपकी टोटल अगर देखा जाए तो नेचुरल अकरिंग कम से कम 500 से ऊपर अमीनो एसिड्स होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी को सिर्फ 22 अमीनो एसिड की जरूरत होती है कि ये 22 अमीनो एसिड ही हमारे डीएनए में पाए जाते हैं। और इनमें भी जो 20 अमीनो एसिड्स हैं उन्हीं की मेन हमारे शरीर को जरूरत होती है। लेकिन इन 20 अमीनो एसिड से हमारी बॉडी और बहुत सारे अमीनो एसिड सिंथेसाइज करती है बॉडी में, ठीक है। वो आपके जो अमीनो एसिड्स जो कैटेगरी में आ जाते हैं वो होते हैं नॉन प्रोटीजेनिक अमीनो एसिड्स। इसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, जैसे कि आपका बॉडी जो है कार्निटाइन भी बनाती है, भी एक तरह के अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, लेकिन ये फूड से नहीं मिलता हमें, ये बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है अमीनो एसिड। और सिट्रुलिन है, बॉडी खुद इसको सिंथेसाइज करती है। ऑर्निथिन है, बॉडी इसको खुद सिंथेसाइज करती है। इसी तरह बहुत सारे अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है, इनके बहुत काम होते हैं। इसके अलावा जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स है उसी से बॉडी नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड भी सिंथेसाइज करती है, जिसमें हमारे बहुत सारे कोफैक्टर्स होते हैं जिनकी जरूरत पड़ती है, जैसे कि विटामिन B6 है। बहुत से अमीनो एसिड जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं उनको सिंथेसाइज करने के लिए विटामिन B6 चाहिए, विटामिन B12 चाहिए, तो इसीलिए ये भी बहुत जरूरी होते हैं बॉडी के लिए। और बहुत सारे अमीनो एसिड्स जो होते हैं जो बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है। आपका जो ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, ये भी बॉडी इन्हीं अमीनो एसिड से बनाती है। आपका टेस्टोस्टेरोन है और आपका जो है आपका लिवोथायरोक्सिन है, थायराइड हार्मोन्स हैं, ये भी बॉडी इन्हीं अमीनो एसिड से सिंथेसाइज करती है। और बाकी जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं उनके अलग अलग काम होते हैं, जैसे कि आपके जो मसल टिश्यू और बॉडी रिपेयर के लिए ज्यादातर BCA ब्रांच चेन ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं वो बॉडी यूज करती है। आपके जो है न्यूरोट्रांसमीटर और आपका डोपामिन जो है, सेरोटोनिन है, इनके प्रोडक्शन के लिए अलग तरह के अमीनो एसिड बॉडी सिंथेसाइज करती है, जैसे फिनाइल एलानिन हो गया। इसके अलावा आपकी और बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स की रिपेयर और टिश्यू के लिए अलग अलग अमीनो एसिड्स बॉडी यूज करती है। इसके लिए इन अमीनो एसिड्स के और कौन कौन से ऑर्गन्स के लिए कौन कौन से अमीनो एसिड्स चाहिए, कौन कौन से और नए अमीनो एसिड जो बॉडी सिंथेसाइज करती है उसमें कौन कौन से अमीनो एसिड्स यूज करते हैं, क्या प्रोसेस होती है, इसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और किसी को भी अगर मेन ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरा ये है कि जो भी मिस इन्फॉर्मेशन है उसको दूर किया जाए और साथ में जो भी जानना चाहता है उसको पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले। तो जिसने भी इसके बारे में जानना है अलग से, वो मुझे अलग से मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। बाकी आने वाली वीडियोस में हम इन सारे अमीनो एसिड्स, इनकी वर्किंग और आगे कौन कौन से अमीनो एसिड से सिंथेसाइज करते हैं उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे।